किस्से कुछ कहानियां। अतुल विश्नोई की जुबानी, कुछ किस्से कुछ कहानी। दोस्तों, आपका कुछ किस्से कुछ कहानियां चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप सुन रहे थे प्रेमचंद की लिखी कथा श्रृंखला मानसरोवर के चौथे भाग से ली गई कहानी ढपोर संख का पहला भाग। तो आइए ढपोर संख का दूसरा भाग सुनते हैं। पहले भाग में आपने सुना था, एक दिन मुझसे अपने एक ड्रामे की बड़ी तारीफ की। वो ड्रामा कलकत्ते में खेला गया और मदन कंपनी के मैनेजर ने उसे बधाइयां दी थीं। ड्रामे के 2-4 टुकड़े जो उसके पास पड़े थे उसने मुझे सुनाए। अब इससे आगे मुझे ड्रामा बहुत पसंद आया। उसने काशी के एक प्रकाशक के हाथ वो ड्रामा बेच दिया था और कुल 25 रुपए पर। मैंने कहा, उसे वापस मंगा लो, रुपए मैं दे दूंगा। ऐसी सुंदर रचना किसी अच्छे प्रकाशक को दे देंगे या किसी थिएटर कंपनी से खिलवाएंगे। 3-4 दिन बाद मालूम हुआ कि प्रकाशक अब 50 रुपए लेकर लौटाएगा। कहता है, मैं इसका कुछ अंश छपा चुका हूं। मैंने कहा, मंगा लो, 50 रुपए ही सही। मैंने 50 रुपए दे दिए। महीना खत्म हो रहा था। होटल वाले दूसरा महीना शुरू होते ही रुपए पेशगी मांगेंगे। मैं इसी चिंता में था कि जोशी ने आकर कहा, मैं अब माथुर के साथ रहूंगा। बेचारा गरीब आदमी है। अगर मैं 20 रुपए भी दे दूंगा तो उसका काम चल जाएगा। मैं बहुत खुश हुआ। दूसरे दिन वो माथुर के घर डट गया। जब आता तो माथुर के घर का कोई न कोई रहस्य लेकर आता। ये तो मैं जानता था कि माथुर की आर्थिक दशा अच्छी नहीं है। बेचारा रेलवे के दफ्तर में नौकर था। वो नौकरी भी छूट गई थी, पर यह न मालूम था कि उसके यहां फाके हो रहे हैं। कभी मालिक मकान आकर गालियां सुना जाता है, कभी दूध वाला, कभी बनिया, कभी कपड़े वाला। बेचारा उनसे मुंह छिपाता फिरता है। जोशी आंखों में आंसू भर भर कर उसके संकटों की करुण कहानी कहता और रोता। मैं तो जानता था, मैं ही एक आफत का मारा हूं। माथुर की दशा देखकर मुझे अपनी विपत्ति भूल गई। तुझे अपनी ही चिंता है, कोई दूसरी फिक्र नहीं। जिसके द्वार पर जा पड़ूं 2 रोटियां मिल जाएंगी, मगर माथुर के पीछे तो पूरा खटला है। जिसके द्वार पर जा पड़ूं माँ, 2 विधवा बहनें, 1 भांजी, 2 भांजे, 1 छोटा भाई। इतने बड़े परिवार के लिए 50 रुपए तो केवल रोटी दाल के लिए चाहिए। माथुर सच्चा वीर है, देवता है, जो इतने बड़े परिवार का पालन कर रहा है। वो अब अपने लिए नहीं, माथुर के लिए दुखी था। देवी जी ने टीका की, जब ही माथुर की भांजी पर डोरे डाल रहा था, दुख का भार कैसे हल्का करता। ढपोर संख ने बिगड़ कर कहा, अच्छा तो अब तुम ही कहो। मैंने समझाया, तुम तो यार जरा सी बात पर तिनक उठते हो। क्या तुम समझते हो ये फुलझड़ियां मुझे न्याय पथ से विचलित कर देंगी? फिर कहानी शुरू हुई। एक दिन आकर बोला, आज मैंने माथुर के उद्धार का उपाय सोच निकाला। मेरे एक माथुर मित्र बैरिस्टर हैं। उनसे जग्गो यानी माथुर की भांजी के विवाह के विषय में पत्र व्यवहार कर रहा हूं। उसकी एक विधवा बहन को दोनों बच्चों के साथ ससुराल भेज दूंगा। दूसरी विधवा बहन अपने देवर के पास जाने पर राजी है। बस 3-4 आदमी रह जाएंगे। कुछ मैं दूंगा, कुछ माथुर पैदा करेगा, गुजर हो जाएगा। मगर आज उसके घर का 2 महीनों का किराया देना पड़ेगा। मालिक मकान ने सुबह से ही धरना दे रखा है। कहता है, अपना किराया लेकर ही हटूंगा। आपके पास 30 रुपए हों तो दे दीजिए। माथुर के छोटे भाई का वेतन कल परसों तक मिल जाएगा। रुपए मिल जाएंगे। एक मित्र संकट में पड़ा हुआ है, दूसरा मित्र उसकी सिफारिश कर रहा है। मुझे इनकार करने का साहस न हुआ। देवी जी ने उस वक्त नाक भौं जरूर सिकोड़ा था, पर मैंने न माना, रुपए दे दिए। देवी जी ने डंक मारा, ये क्यों नहीं कहते कि वो रुपए मेरी बहन ने बर्तन खरीद कर भेजने के लिए भेजे थे। ढपोर संख ने गुस्सा पीकर कहा, खैर यही सही, मैंने रुपए दे दिए, मगर मुझे ये उलझन होने लगी कि इस तरह तो मेरा कचूमर ही निकल जाएगा। माथुर पर एक न एक संकट रोज ही सवार रहेगा। मैं कहाँ तक उन्हें उभारूंगा।
जोशी भी जान खा रहा था कि कहीं कोई जगह दिला दीजिए। संयोग से उन्हीं दिनों मेरे एक आगरे के मित्र आ निकले। काउंसिल में मेंबर थे, अब जेल में हैं। गाने बजाने का शौक है, 2-1 ड्रामे भी लिख चुके हैं। अच्छे रईसों से परिचय है, खुद भी बड़े रसिक हैं। अब कि वो आए तो मैंने जोशी का जिक्र उनसे किया, उसका ड्रामा भी सुनाया। बोले, तो उसे मेरे साथ कर दीजिए, अपना प्राइवेट सेक्रेटरी बना लूंगा, मेरे घर में रहे, मेरे साथ घर के आदमी की तरह रहे, जेब खर्च के लिए मुझसे 30 रुपए महीना लेता जाए, मेरे साथ ड्रामे लिखे। मैं फूला ना समाया, जोशी से कहा। जोशी भी तैयार हो गया, लेकिन जाने के पहले उसे कुछ रुपयों की जरूरत हुई। एक भले आदमी के साथ फटे हालों तो जाते नहीं बनता, और ना ही ये उचित था कि पहले ही दिन से रुपयों का तकाजा होने लगे। बहुत काट छांट करने पर भी 40 रुपए का खर्च निकल आया। जूते टूट गए थे, धोतियां फट गई थीं, और भी कई खर्च थे जो इस वक्त याद नहीं आते। मेरे पास रुपए न थे, श्यामा से मांगने का हौसला न हुआ। देवी जी बोली, मेरे पास तो कारों का खजाना रखा था ना, कई हजार महीने लाते हो, 100-200 बचत में आ ही जाते होंगे। ढपोर संख इस व्यंग पर ध्यान न देकर अपनी कथा कहते रहे। रुपए पाकर जोशी ने ठाठ बनाया और काउंसिलर साहब के साथ चले। मैं स्टेशन तक पहुंचाने गया। माथुर भी था। लौटा तो मेरे दिल पर से एक बोझ उतर गया था। माथुर ने कहा, बड़ा मोहब्बती आदमी है। मैंने समर्थन किया, बड़ा, मुझे तो भाई सा मालूम होता है। मुझे तो अब घर अच्छा न लगेगा। घर के सब आदमी रोते रहे, मालूम ही ना होता था कि कोई गैर आदमी है। अम्मा से लड़के की तरह बातें करता था, बहनों से भाई की तरह। बदनसीब आदमी है, नहीं जिसका बाप 2000 रुपए माहवारी कमाता हो, वो यूं मारा मारा फिरे। दार्जिलिंग में इनके बाप की 2-2 कोठियां हैं, IMS हैं। जोशी मुझे भी वहीं ले जाना चाहता है। 1-2 साल में तो वहां जाएगा ही। कहता है तुम्हें मोटर की एजेंसी खुलवा दूंगा। इस तरह ख्याली पुलाव पकाते हुए हम लोग घर आ गए। मैं दिल में खुश था कि चलो अच्छा हुआ, जोशी के लिए अच्छा सिलसिला निकल आया। मुझे ये आशा भी बंध चली कि अब की उसे वेतन मिलेगा तो मेरे रुपए देगा, 4-5 महीने में चुकता कर देगा। हिसाब लगाकर देखा तो अच्छी खासी रकम हो गई थी। मैंने दिल में समझा यह भी अच्छा ही हुआ, यूं जमा करता तो कभी न जमा होते, इस बहाने से किसी तरह जमा तो हो गए। मैंने ये सोचा कि अपने मित्र से जोशी के वेतन के रुपए पेशगी क्यों न ले लूं, कह दूं उसके वेतन से महीने महीने काटते रहिएगा। लेकिन अभी मुश्किल से 1 सप्ताह हुआ होगा कि एक दिन देखता हूं तो जोशी और माथुर दोनों चले आ रहे हैं। मुझे भय हुआ कहीं जोशी जी फिर तो न छोड़ आए, लेकिन शंका को दबाता हुआ बोला, कहो भाई कब आए, मजे में तो हो। जोशी ने बैठकर एक सिगार जलाते हुए कहा, बहुत अच्छी तरह हूं। मेरे बाबू साहब बड़े ही सज्जन आदमी हैं। मेरे लिए अलग एक कमरा खाली करा दिया है, साथ ही खिलाते हैं, बिल्कुल भाई की तरह रखते हैं। आजकल किसी काम से दिल्ली गए हैं। मैंने सोचा यहां पड़े पड़े क्या करूं, तब तक आप ही लोगों से मिलता आऊं। चलते वक्त बाबू साहब ने मुझसे कहा था मुरादाबाद से थोड़े बर्तन लेते आना, मगर शायद उन्हें रुपए देने की याद नहीं रही। मैंने उस वक्त मांगना भी उचित न समझा। आप एक 50 रुपए दे दीजिएगा, मैं परसों तक जाऊंगा और वहां से जाते ही भिजवा दूंगा। आप तो जानते ही हैं रुपयों के मामले में वे कितने खरे हैं। मैंने जरा रुखाई से कहा, रुपए तो इस वक्त मेरे पास नहीं है। देवी जी ने टिप्पणी की, क्यों झूठ बोलते हो, तुमने रुखाई से कहा था कि रुपए नहीं है। ढपोर संख ने पूछा, और क्या चिकनाई के साथ कहा था? तो फिर कागज के रुपए क्यों दे दिए थे, बड़ी रुखाई करने वाले। ढपोर संख, अच्छा साहब, मैंने हंसकर रुपए दे दिए, बस अब खुश हुई। तो भाई मुझे बुरा तो लगा, लेकिन अपने सज्जन मित्र का वास्ता था। मेरे ऊपर बेचारे बड़ी कृपा रखते हैं। मेरे पास पत्रिका का कागज खरीदने के लिए 50 रुपए रखे हुए थे, वो मैंने जोशी को दे दिए। शाम को माथुर ने आकर कहा, जोशी तो चले गए, कहते हैं बाबू साहब का तार आ गया है। बड़ा उदार आदमी है, मालूम ही नहीं होता कोई बाहरी आदमी है, स्वभाव भी बालकों का सा है,
भांजी की शादी तय करने को कहते थे। लेन देन का तो कोई जिक्र है ही नहीं, पर कुछ नजर तो देनी ही पड़ेगी। बैरिस्टर साहब जिनसे विवाह हो रहा है दिल्ली के रहने वाले हैं, उनके पास जाकर नजर देनी होगी। जोशी जी चले जाएंगे। आज मैंने रुपए भी दे दिए। चलिए, एक बड़ी चिंता सिर से टली। मैंने पूछा, रुपए तो तुम्हारे पास न होंगे? माथुर ने कहा, रुपए कहाँ थे साहब, एक महाजन से स्टाम्प लिख कर लिए, 2 रुपए सैकड़े सूद पर। देवी जी ने क्रोध भरे स्वर में कहा, मैं तो उस दुष्ट को पा जाऊं तो मुंह नोच दूं। पिशाच ने इस गरीब को भी न छोड़ा। ढपोर संख बोला, ये क्रोध तो आपको अब आ रहा है ना, तब तो आप भी समझती थीं कि जोशी दया और धर्म का पुतला है। देवी जी ने विरोध किया, मैंने उसे पुतला पुतली कभी नहीं समझा। हाँ, तुम्हारी तकलीफों के भुलावे में पड़ जाती थी। ढपोर संख, तो साहब इस तरह कोई 2 महीने गुजरे। इस बीच में भी जोशी 2-3 बार आए, मगर मुझसे कुछ नहीं मांगा। हाँ, अपने बाबू साहब के संबंध में तरह तरह की बातें की, जिनसे मुझे 2-4 गल्प लिखने की सामग्री मिल गई। मई का महीना था। एक दिन प्रातःकाल जोशी आ पहुंचे। मैंने पूछा तो मालूम हुआ उनके बाबू साहब नैनीताल चले गए। इन्हें भी लिए जाते थे, पर उन्होंने हम लोगों के साथ यहां रहना अच्छा समझा और चले आए। देवी जी ने फुलझड़ी छोड़ी। कितना त्यागी था बेचारा। नैनीताल की बहार छोड़कर यहां गर्मी में प्राण देने चला आया। ढपोर संख ने इसकी ओर कुछ ध्यान न देकर कहा। मैंने पूछा, कोई नई बात तो नहीं हुई वहां? जोशी ने हंसकर कहा, भाग्य में तो नई नई विपत्तियां लिखी हैं, उनसे कैसे जान बच सकती है। अब की भी एक नई विपत्ति सिर पड़ी। ये कहिए आपका आशीर्वाद था, जान बच गई, नहीं तो अब तक जमुना जी में बहा चला जाता होता। एक दिन जमुना किनारे सैर करने चला गया। वहां तैराकी का मैच था। बहुत से आदमी तमाशा देखने आए हुए थे। मैं भी एक जगह खड़ा होकर देखने लगा। मुझसे थोड़ी दूर पर एक और महाशय एक युवती के साथ खड़े थे। मैंने बातचीत की तो मालूम हुआ मेरी ही बिरादरी के हैं। ये भी मालूम हुआ मेरे पिता और चाचा दोनों ही से उनका परिचय है। मुझसे स्नेह की बातें करने लगे। तुम्हें इस तरह ठोकरें खाते तो बहुत दिन हो गए, क्यों नहीं चले जाते अपने माँ बाप के पास? माना कि उनका लोक व्यवहार तुम्हें पसंद नहीं, लेकिन माता पिता का पुत्र पर कुछ न कुछ अधिकार तो होता है। तुम्हारी माता जी को कितना दुख हो रहा होगा। सहसा एक युवक किसी तरफ से आ निकला और वृद्ध महाशय तथा युवती को देखकर बोला, आपको शर्म नहीं आती कि आप अपनी युवती कन्या को इस तरह मेले में लिए खड़े हैं? वृद्ध महाशय का मुंह जरा सा निकल आया और युवती तुरंत घूंघट निकालकर पीछे हट गई। मालूम हुआ कि उसका विवाह इसी युवक से ठहरा हुआ है। वृद्ध उदार सामाजिक विचारों के आदमी थे, पर्दे के कायल न थे। युवक वयस में युवक होकर भी खूसट विचारों का आदमी था, पर्दे का कट्टर पक्षपाती। वृद्ध थोड़ी देर तक तो अपराधी भाव से बातें करते रहे, पर युवक प्रतिक्षण गर्म होता जाता। आखिर बूढ़े बाबा भी तेज हुए। युवक ने आंखें निकालकर कहा, मैं ऐसी निर्लज्जा से विवाह करना अपने लिए अपमान की बात समझता हूं। वृद्ध ने क्रोध से कांपते हुए स्वर में कहा, और मैं तुम जैसे लंपट से अपनी कन्या का विवाह करना लज्जा की बात समझता हूं। युवक ने क्रोध के आवेश में वृद्ध का हाथ पकड़कर धक्का दिया। बातों से न जीतकर अब वो हाथों से काम लेना चाहता था। वृद्ध धक्का खाकर गिर पड़े। मैंने लपक कर उन्हें उठाया और युवक को डांटा। वो वृद्ध को छोड़ मुझसे लिपट गया। मैं कोई कुश्तीबाज तो हूं नहीं, वो लड़ना जानता था। मुझे उसने बात की बात में गिरा दिया और मेरा गला दबाने लगा। कई आदमी जमा हो गए थे। जब तक कुश्ती होती रही, लोग कुश्ती का आनंद उठाते रहे, लेकिन जब देखा मुआमला संगीन हुआ जाता है तो तुरंत बीच बचाव कर दिया। युवक बूढ़े बाबा से जाते जाते कह गया, तुम अपनी लड़की को वेश्या बनाकर बाजार में घुमाना चाहते हो तो अच्छी तरह घुमाओ, मुझे अब उससे विवाह नहीं करना है। वृद्ध चुपचाप खड़े थे और युवती रो रही थी। भाई साहब, तब मुझसे न रहा गया। मैंने कहा, महाशय, आप मेरे पिता के तुल्य हैं और मुझे जानते हैं। यदि आप मुझे इस योग्य समझें तो मैं इन देवी जी को अपनी हृदयेश्वरी बनाकर अपने को धन्य समझूंगा। मैं जिस दशा में हूं आप देख रहे हैं। संभव है मेरा जीवन इसी तरह कट जाए, लेकिन श्रद्धा, सेवा और प्रेम
यदि जीवन को सुखी बना सकता है तो मुझे विश्वास है कि देवी के प्रति मुझ में इन भावों की कमी न रहेगी। बूढ़े बाबा ने गदगद होकर मुझे कंठ से लगा लिया। उसी क्षण मुझे अपने घर ले गए, भोजन कराया और विवाह का शगुन कर दिया। मैं एक बार युवती से मिलकर उसकी सम्मति लेना चाहता था। बूढ़े बाबा ने मुझे इसकी सहर्ष अनुमति दे दी। युवती से मिलकर मुझे ज्ञात हुआ कि वह रमणियों में रत्न है। मैं उसकी बुद्धिमत्ता देखकर चकित हो गया। मैंने अपने मन में जिस सुंदरी की कल्पना की थी वो उससे हूबहू मिलती है। मुझे उतनी ही देर में विश्वास हो गया कि मेरा जीवन उसके साथ सुखी होगा। मुझे अब आशीर्वाद दीजिए। युवती आपकी पत्रिका बराबर पढ़ती है और आपसे उसे बड़ी श्रद्धा है। जून में विवाह होना निश्चित हुआ है। मैंने स्पष्ट कह दिया, मैं जेवर कपड़े नाम मात्र को लाऊंगा, न कोई धूमधाम ही करूंगा। वृद्ध ने कहा, मैं तो स्वयं यही कहने वाला था। मैं कोई तैयारी नहीं चाहता, न धूमधाम की मुझे इच्छा है। जब मैंने आपका नाम लिया कि वो मेरे बड़े के तुल्य हैं तो वो बहुत प्रसन्न हुए। आपके लेखों को वो बड़े आदर से देखते हैं। मैंने कुछ खिन्न होकर कहा, ये तो सब कुछ है, लेकिन इस समय तुम्हें विवाह करने की सामर्थ्य भी नहीं है। और कुछ ना हो तो 50 रुपए की बंधी हुई आमदनी तो होनी चाहिए ना। जोशी ने कहा, भाई साहब, मेरा उद्धार विवाह ही से होगा। मेरे घर से निकलने का कारण भी विवाह ही था और घर वापस जाने का कारण भी विवाह ही होगा। जिस समय प्रमिला हाथ बांधे हुए जाकर पिताजी के चरणों में गिर पड़ेगी, उनका पाषाण हृदय भी पिघल जाएगा। समझेंगे विवाह तो हो ही चुका, अब वधू पर क्यों जुल्म किया जाए। जब उसे आश्रय मिल जाएगा तो मुझे झक मार कर बुलाएंगे। मैं इसी जिद पर घर से निकला था कि अपना विवाह अपने इच्छानुसार बिना कुछ लिए दिए करूंगा, और वह मेरी प्रतिज्ञा पूरी होई जा रही है। प्रमिला इतनी चतुर है कि वो मेरे घर वालों को चुटकियों में मना लेगी। मैंने तखमीना लगा लिया है, कुल 300 रुपए खर्च होंगे और यही 300-400 रुपए मुझे ससुराल से मिलेंगे। मैंने सोचा है प्रमिला को पहले यहीं लाऊंगा, यहीं से वो मेरे घर पत्र लिखेगी और आप देखिएगा तीसरे ही दिन चचा साहब गहनों की पिटारी लिए आ पहुंचेंगे। विवाह हो जाने पर वो कुछ नहीं कर सकते, इसलिए मैंने विवाह की खबर नहीं दी। मैंने कहा, लेकिन मेरे पास तो अभी कुछ भी नहीं है भाई, मैं 300 रुपए कहाँ से लाऊंगा। जोशी ने कहा, 300 रुपए नकद थोड़े ही लगेंगे, कोई 100 रुपए के कपड़े लगेंगे। 100 रुपए की 2-1 सुहाग की चीजें बनवा लूंगा और 100 रुपए राह खर्च समझ लीजिए। उनका मकान काशीपुर में है, वहीं से विवाह करेंगे। ये बंगाली सोनार जो सामने है, आपके कहने से 1 सप्ताह के वादे पर जो जो चीजें मांगूंगा दे देगा। बजाज भी आपके कहने से दे देगा। नकद मुझे कुल 100 रुपए की जरूरत पड़ेगी और ज्यों ही उधर से लौटा त्यों ही दे दूंगा। बारात में आप और माथुर के सिवा कोई तीसरा आदमी न होगा। आपको मैं कष्ट नहीं देना चाहता, लेकिन जिस तरह अब तक आपने मुझे भाई समझकर सहायता की है, उसी तरह एक बार और दीजिए। मुझे विश्वास था कि आप इस शुभ कार्य में आपत्ति न करेंगे, इसलिए मैंने वचन दे दिया। अब तो आपको ये डोंगी पार लगानी ही पड़ेगी। देवी जी बोलीं, मैं कहती थी उसे 1 पैसा मत दो, कह दो हम तुम्हारी शादी विवाह के झंझट में नहीं पड़ते। ढपोर संख ने कहा, हाँ, तुमने अब की बार जरूर समझाया, लेकिन मैं क्या करता। शादी का मामला, उस पर उसने मुझे भी घसीट लिया था। अपनी इज्जत का कुछ ख्याल तो करना ही पड़ता है। देवी जी ने मेरा लिहाज किया और चुप हो गईं। अब मैं उस वृत्तांत को न बढ़ाऊंगा। सारांश ये है कि जोशी ने ढपोर संघ के मत्थे 100 रुपए के कपड़े और 100 रुपए से कुछ ऊपर के गहनों का बोझ लादा। बेचारे ने एक मित्र से 100 रुपए उधार लेकर उसके सफर खर्च को दिया। खुद ब्याह में शरीक हुए। ब्याह में खासी धूमधाम रही। कन्या के पिता ने मेहमानों का आदर सत्कार खूब किया। उन्हें जल्दी थी, इसलिए वो खुद तो दूसरे ही दिन चले आए, पर माथुर जोशी के साथ विवाह के अंत तक रहा। ढपोर संघ को आशा थी कि जोशी ससुराल के रुपए पाते ही माथुर के हाथों भेज देगा या खुद लेता आएगा, मगर माथुर भी दूसरे दिन जब गए खाली हाथ और ये खबर लाए
कि जोशी को ससुराल से कुछ भी हाथ नहीं लगा। माथुर से उन्हें अब मालूम हुआ कि लड़की से जमुना तट पर मिलने की बात सर्वथा निर्मूल थी। इस लड़की से जोशी बहुत दिनों तक पत्र व्यवहार करता रहा था। फिर तो ढपोर संख के कान खड़े हो गए। माथुर से पूछा, अच्छा, ये बिल्कुल कल्पना थी उसकी? माथुर, जी हां। ढपोर संख, अच्छा, तुम्हारी भांजी का विवाह का क्या हुआ? माथुर, अभी तो कुछ नहीं हुआ। ढपोर संख, मगर जोशी ने कई महीने तक तुम्हारी सहायता तो खूब की। माथुर, मेरी सहायता वो क्या करता? हां, दोनों जून भोजन भले कर लेता था। ढपोर संख, तुम्हारे नाम पर उसने मुझसे जो रुपए लिए थे वो तो तुम्हें दिए होंगे? माथुर, क्या मेरे नाम पर भी कुछ रुपए लिए थे? ढपोर संख, हां भाई, तुम्हारे घर का किराया देने के लिए तो ले गया था। माथुर, सरासर बेईमानी। मुझे उसने एक पैसा भी नहीं दिया, उल्टे और एक महाजन से मेरे नाम पर 100 रुपयों का स्टाम्प लिखकर रुपए ले लिए। मैं क्या जानता था कि धोखा दे रहा है? संयोग से उसी वक्त आगरे से वो सज्जन आ गए जिनके पास जोशी कुछ दिनों रहा था। उन्होंने माथुर को देखकर पूछा, अच्छा, आप अभी जिंदा हैं? जोशी ने तो कहा था माथुर मर गया है। माथुर ने हंसकर कहा, मेरे तो सिर में दर्द भी नहीं हुआ। ढपोर संख ने पूछा, अच्छा, आपके मुरादाबादी बर्तन तो पहुंच गए ना? आगरा निवासी मित्र ने कौतूहल से पूछा, कैसे मुरादाबादी बर्तन? वही जो आपने जोशी की मार्फत मंगवाए थे। मैंने कोई चीज उसकी मार्फत नहीं मंगवाई। मुझे जरूरत होती तो आपको सीधा न लिखता। माथुर ने हंसकर कहा, तो ये रुपए भी उसने हजम कर लिए? आगरा निवासी मित्र बोले, मुझसे भी तो तुम्हारी मृत्यु के बहाने 100 रुपए लाया था। ये तो एक जालिया निकला। उर्फ, कितना बड़ा चकमा दिया है इसने। जिंदगी में ये पहला मौका है कि मैं यूं बेवकूफ बना। बच्चे को पा जाऊं तो 3 साल को भिजवाऊं। आहा, कहाँ है आजकल? माथुर ने कहा, अभी तो ससुराल में है। ढपोर संख का वृत्तांत समाप्त हो गया। जोशी ने उन्हीं को नहीं, माथुर जैसे और गरीब आगरा निवासी सज्जन जैसे घाघ को भी उल्टे छुरे से मूड़ा, और अगर भांडा न फूट गया होता तो अभी न जाने कितने दिनों तक मूड़ता। उसकी इन मौलिक चालों पर मैं भी मुग्ध हो गया। बेशक अपने फन का उस्ताद है, छंटा हुआ गुर्गा। देवी जी बोलीं, सुन ली आपने सारी कथा? मैंने डरते डरते कहा, हां, सुन तो ली। अच्छा, तो अब आपका क्या फैसला है? पति की ओर इशारा करके, इन्होंने घोंघापन किया या नहीं? जिस आदमी को एक एक पैसे के लिए दूसरों का मुंह तकना पड़े, वो घर के 500-600 रुपए इस तरह उड़ा दे, इसे आप उसकी सज्जनता कहेंगे या बेवकूफी? अगर इन्होंने ये समझकर रुपए दिए होते कि पानी में फेंक रहा हूं तो मुझे कोई आपत्ति न थी, मगर ये बराबर इस धोखे में रहे और मुझे भी उसी धोखे में डालते रहे कि वो घर का मालदार है और मेरे सब रुपए ही न लौटा देगा बल्कि और भी कितने सलूक करेगा। जिसका बाप 2000 रुपए महीना पाता हो, जिसके चाचा की आमदनी 1000 मासिक हो और 1 लाख की जायदाद घर में हो, वो और कुछ नहीं तो यूरोप की सैर तो एक बार करा ही सकता था। मैं अगर कभी मना भी करती तो आप बिगड़ जाते और उदारता का उपदेश देने लगते थे। ये मैं स्वीकार करती हूं कि शुरू में मैं भी धोखे में आ गई थी, मगर पीछे से मुझे उसका संदेह होने लगा था और विवाह के समय तो मैंने जोर देकर कह दिया था कि अब 1 पाई भी न दूंगी। पूछिए, झूठ कहती हूं या सच? फिर अगर मुझे धोखा हुआ तो मैं घर में रहने वाली स्त्री हूं, मेरा धोखे में आ जाना क्षम्य है, मगर ये जो लेखक और विचारक और उपदेशक बनते हैं, ये क्यों धोखे में आए? और जब मैं इन्हें समझाती थी तो ये क्यों अपने आप को बुद्धिमत्ता का अवतार समझकर मेरी बातों की उपेक्षा करते थे? देखिए, रू रियायत न कीजिएगा, नहीं मैं बुरी तरह खबर लूंगी। मैं निष्पक्ष न्याय चाहती हूं। ढपोर संख ने दर्दनाक आंखों से मेरी तरफ देखा, जो मानो भिक्षा मांग रही थीं, और उसी के साथ देवी जी की आग्रह, आदेश और गर्व से भरी आंखें ताक रही थीं। एक को अपनी हार का विश्वास था, दूसरी को अपनी जीत का। एक रियायत चाहती थी, दूसरी सच्चा न्याय।
मैंने कृत्रिम गंभीरता से अपना निर्णय सुनाया। मेरे मित्र ने कुछ भावुकता से अवश्य काम लिया है, पर उनकी सज्जनता निर्विवाद है। ढपोर शंख उछल पड़े और मेरे गले लिपट गए। देवी जी ने सगर्व नेत्रों से देखकर कहा, ये तो मैं जानती ही थी कि चोर चोर मौसेरे भाई होंगे। तुम दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो। अब तक रुपयों में एक पाई मर्दों का विश्वास था, आज तुमने वो भी उठा दिया। आज निश्चय हुआ कि पुरुष छली, कपटी, विश्वासघाती और स्वार्थी होते हैं। मैं इस निर्णय को नहीं मानती। मुफ्त में ईमान बिगाड़ना इसी को कहते हैं। भला मेरा पक्ष लेते तो अच्छा भोजन मिलता, उनका पक्ष लेकर आपको सड़े सिगरेटों के अलावा और क्या हाथ लगेगा। खैर, हांडी गई, कुत्ते की जात तो पहचानी गई। उस दिन से 2-3 बार देवी जी से भेंट हो चुकी है और वही फटकार सुननी पड़ती है। वो न क्षमा चाहती हैं न क्षमा कर सकती हैं। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी ढपोर शंख। आशा है आपको ये रचना पसंद आई होगी। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि कृपया इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, कहानी सुनने के बाद अपनी टिप्पणी और सुझाव देना ना भूलें, क्योंकि आपकी टिप्पणी और सुझाव हमें हमारी अगली प्रस्तुति को और अधिक रोचक बनाने में मदद करेंगे। कुछ किस्से, कुछ कहानियां। अतुल विश्नोई की जुबानी। कुछ किस्से, कुछ कहानी।